नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दुर्ग पुलिस को खुर्सीपार थाना अंतर्गत क्षेत्र में बीते दिनों हुए लूट के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस को शिकायतकर्ता ने बताया कि कॉलेज के मैदान के पास कुछ युवक उसकी गाड़ी रोककर जबरन 20,000 रुपए मांगते हुए उस पर चाकू से हमला किया गया। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए एएसपी सुखनंदन राठौर ने अपने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी माजिद, ढोल, किशन और मिथिलेश को शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर खुर्सीपार थाने की पुलिस की टीम सक्रिय होकर 3 आरोपियों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है, जो उनके पास से घटना में इस्तेमाल किया हुआ खंजर भी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार और प्रदेश की संस्थाएं लगातार कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में रायपुर में जलवायु परिवर्तन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन के लिए बनाई गई कार्य योजना पर अमल और परिचालन के लिए आवश्यक, उपयोगी और सक्षम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कृषि एवं मानव व्यवहार विभाग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर से प्रख्यात पर्यावरणविद, वास्तुविद और प्राकृतिक संरक्षकों का उद्बोधन हुआ। कार्यक्रम में जल संरक्षण और संवर्धन में बिना किसी सरकारी मदद के अतुलनीय कार्य करने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित उमा शंकर पांडे भी विशेष वक्ता के तौर पर आमंत्रित रहे। आप उसी भाषा में, उसी वेद पुराण से बात उठा करके लोगों से बात करते हैं। 2 विरोधाभास है, उसके लिए बाद में बात करूंगा। पहले आप जो ये बताएं कि जिसके लिए पूरी दुनिया चिंतित है, भारत के एक प्रतिनिधि ने 30,000 करोड़ डॉलर का ऑफर भी ठुकरा दिया कि कम है। आप बताएं कि कम से कम न्यूनतम में हम अधिकतम क्या कर सकते हैं? मेरा अपना मानना है कि जो हमारे पुरखे जल जोड़ने के, पानी बचाने के तरीके जानते थे, उसमें कोई पैसा नहीं लगता था। तो आज की जो परिस्थिति है वो सब सारी योजनाएं पैसे पर आधारित है। कुआं बनता था, तालाब बनते थे, 25 लाख तालाब समाज ने बनाए थे, बगैर अनुदान के बनाए थे। समाज फावड़ा उठाता था, समाज पेड़ लगाता था। तालाब बनाना, उसके तालाब के किनारे पेड़ लगाना, बगल में कुआं खोदना, उससे बगल में मंदिर बनाना, ये समाज का काम था। जब से समाज के काम को सरकार ने ले लिया, इन 70 सालों में 25 लाख तालाब से घटकर 5 लाख तालाब बचे हैं। हमारे यहाँ 10,550 नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, और ये नदियां जो 500 नदियां बची जिनमें पानी है, सदा नीरा नदियां हैं। भारत की, दुनिया की पुरातन सभ्यताओं का जन्म नदी के किनारे हुआ है और वेद पुराणों की रचना नदी के किनारे हुई है। सभी प्राचीन नगर नदी के किनारे बसे हैं। लेकिन हमने क्या किया है? नदी से हट करके जंगल को काट के मकान बनाया है। पहाड़ के ऊपर मकान बना रहे हैं। पहाड़ पेड़ के लिए था, पहाड़ जीव जंतु के लिए था, पहाड़ अन्य हमारे समाज के जो हमारे उपयोगी साथी उनके लिए था, और हम पहाड़ को काट के मकान बना रहे हैं। अब बात काटूंगा यही क्या जी। हमारे जितने भी अभी के जो योद्धा है जी, मना किया था कि टिहरी का बांध न बनाए जी। अभी छत्तीसगढ़ में भी एक पहाड़ को काटा जा रहा है जंगल के लिए। जी। एक पूरा जंगल उजाड़ा जा रहा है। जी। विकास भी जरूरी है। जी। आप एक लगा रहे हैं, लाख कट रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं ये मानता हूं, मैंने अपनी बार बार ये बात कही है कि पानी और पेड़ का विषय राजनीतिक एजेंडा नहीं है भारत में, और ये राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए। जब तक ये विषय राजनीति में नहीं आएगा, पानी स्टेट का मैटर डाल दिया है। स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया का सब्जेक्ट है। और दुनिया भर में, पूरे भारत में 12,000 से अधिक महाविद्यालय हैं, 1200 से अधिक विश्वविद्यालय, IIT, IIM है हमारे पास। एक भी जल का विश्वविद्यालय नहीं है। हमें अब इस समय कृषि के 60 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं, लेकिन जल विश्वविद्यालय नहीं है। एक जल विश्वविद्यालय बनना चाहिए पढ़ने के लिए। दुनिया के देशों में जाइए, जल संग्रहालय है, हमारे पास जल संग्रहालय नहीं है। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे पास सेंटर नहीं है। हम भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, पिछले जो कुछ हुआ वो ठीक है, हम जब जागो तभी सवेरा, हम एक जल विश्वविद्यालय बना हुए हैं। और विकास के लिए पेड़ कटेंगे, सही है, मैं नहीं इस बात के लिए मानता कि नहीं कटेंगे, लेकिन दुनिया के जगह पेड़ को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की मशीनें आ गई हैं।
हम क्या बड़ा पेड़ महुआ का, आम का, पीपल का, नीम का जो बड़ा पेड़ है उसको उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते? करना चाहिए, क्योंकि हम 50 साल पुराना पेड़ नहीं बना सकते। जिस तरह पानी नहीं बना सकते उस तरह पेड़ नहीं बना सकते, पेड़ उगा सकते हैं। और जो भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो ज्ञान है, प्राच्य जल विज्ञान है, यहाँ पर तो दुनिया के देशों की खोज पानी पर, पानी के द्वारा हुई है और लकड़ी में बैठ के गए नाव बना करके। पेड़, मेड़, रहट, जी, ये तो संस्कृति थी भारत की। जी, हमने अपनी सुविधा के लिए जी, पहले मेड़ों को काटा, अब पेड़ों को काट रहे हैं और खेत को पाट रहे हैं। जी, कैसे आपके प्रयास सार्थक हो? देखिए, समाज में अब जाग रहा है नौजवान। 25 करोड़ नौजवान इस देश में केजी से पीजी तक पढ़ता है और उसके मन में बात ये आ गई है, समझ में आ गई है। मैं जाता हूँ देश भर के बच्चों से मिलता हूँ और घूमता रहता हूँ देश भर में, पानी पेड़ चिल्लाता रहता हूँ। और वो अलग विषय की पद्मश्री के रूप में सरकार ने मुझे मेरी मान्यता दी है, मुझे एक सम्मान दिया है, अलंकरण दिया है। वो उस अलंकरण का भी एक अपनी जगह पर स्थान है। लेकिन नौजवान पीढ़ी समझने लगी है कि हम जो गेहूं 1 किलो खाते हैं उसमें 50 ग्राम यूरिया खा रहे हैं। वो बच्चे जानते हैं कि 1 किलो सब्जी खा रहे हैं उसमें हम 20 ग्राम केमिकल खा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी अब समझ रही है। हमारी बीच की जो पीढ़ी थी उसने जो गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है, वो पीढ़ी वो अब फिर से, मेरा मानना है आप सबके माध्यम से, आप जो हर खबर, आपका छत्तीसगढ़ का जो न्यूज चैनल है, प्रतिष्ठित न्यूज लोग देखते हैं, मेरे इस माध्यम से जो पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, पानी हम बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। जब हम माँ के गर्भगृह में थे तब पानी में थे, बाहर नवाए गए तब पानी से नवाए गए, जब चिता में रखे जाएंगे तो पानी होगा, और जब हमारी राख बनेगी तो पानी में डाली जाएगी। इसलिए रिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि अगर पाना है तो पानी बचाना होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, छत्तीसगढ़ क्रांतिकारियों की भूमि है, संतों की भूमि है, बहुत परिवर्तन की भूमि है। दुनिया के विकास में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ का जो प्रकृति ने जो खजाना दिया है, इस खजाने से देश और दुनिया का निर्माण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब मिलकर के पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और कोई भी दुनिया में प्यासा ना रहे। यही हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। कार्यक्रम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे भी शामिल हुए, जिन्होंने आयोजन के उद्देश्य और प्राप्त होने वाले समाधान के विषय को प्रकाशित किया। आवश्यकता कैसे महसूस हो गई? ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलके जो काम कर रहे हैं, हमने जो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया है, उसमें ये बात हुई कि उसमें जो लिखा हुआ है उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, ऑपरेशनलाइजेशन जो है स्टेट एक्शन प्लान का वो कैसे हो रहा है, और हमारे जो प्रोविजंस है उनको हम किस तरीके से और इनरिच कर सकते हैं। स्टेट एक्शन प्लान में कुछ चीजें लिखी हैं कि ऐसा करना चाहिए, एडाप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स हर सेक्टर के लिए लिखा हुआ है। आज जो है 2 सेक्टर्स को लेकर, एग्रीकल्चर को और हैबिटेट को लेकर, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि उसका फील्ड में कैसे क्रियान्वयन है, और कंट्री से कुछ बहुत अच्छे विशेषज्ञ आए हुए हैं इन दोनों विषयों पे। तो उनकी बातों से, उनकी चर्चा से यदि ऐसा लगेगा कि हमको अपने प्लान में और कुछ नई चीजें जोड़नी चाहिए तो हम वो भी करें। हमको जंगल भी चाहिए, हमको मिनरल भी चाहिए। मिनरल जंगल के नीचे है जी, जंगल धरती के ऊपर है, काटना भी जरूरी है जी। हमारे प्रयास इन दोनों के बीच में क्या होगा और कैसे सार्थक होगा? ये प्रयास ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। फॉरेस्ट और एनवायरमेंट के जो भी रूल्स हैं, जैसे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है, जंगल का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसके बराबर का भी पैसा लेके हम बहुत तरह के काम करते हैं, जंगलों को इनरिच करने के लिए करते हैं। तो ये लगातार प्रयास बना रहता है कि विकास और एनवायरमेंट के बीच में बैलेंस हम बना के रखें। पेड़, मेड़ और रहट ये हमारी संस्कृति थी। जल भी बचता था, भूमि भी बचती थी और प्रकृति भी बचती थी। हमने अपनी आवश्यकताओं में उसको खत्म करना शुरू किया। अभी के जो विशेषज्ञ फिर कह रहे हैं कि पेड़, मेड़, रहट की संस्कृति को अपनाओ जी, लेकिन अब जमीन तो धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसको कैसे हम विस्तारित करेंगे ताकि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो, पर्यावरण का संरक्षण भी हो और हमारा हैबिटेट चेंज, जिसके लिए आज हम आप देखिए जो सिद्धांत एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो तो हमेशा रहेंगे। तो जब चूंकि जमीन कम हो रही है तो हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को। हम एग्रो फॉरेस्ट्री की ओर जा रहे हैं, हम इंटेंसिव प्लांटेशन की ओर जा रहे हैं, हम इको रेस्टोरेशन की ओर जा रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक प्राकृतिक जंगल किस तरीके से क्रिएट कर सकें। बहुत सी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी जो लगातार हमको एक गाइडेंस दे रहे हैं इस फील्ड में, उसको लेकर बहुत संजीदा तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ने आपको चिंतित किया या अपने प्रदेश को देख करके मन विचार है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो किए जाए ताकि देश में जो ख्याति विशेषज्ञ है उनको बनाया जाए? देखिए, ये प्रॉब्लम तो ग्लोबल है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए पिछले 100 सालों के रेनफॉल के और टेम्परेचर के, उसको देख के तो ये साबित ही होता है कि ये यहाँ की भी बड़ी समस्या है। लेकिन आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं ऋचा शर्मा जी, उन्होंने ये कहा कि जो भी प्लान में लिखा है वो इम्प्लीमेंट किस तरह से हो रहा है उस पर अब बात की जाए। बातें ये बहुत हो गई कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, संवेदनशीलता है। जमीन पे उतर के हम देखें कि हम जो कर रहे हैं उसमें और क्या करना है। तो 2 सेक्टर्स एग्रीकल्चर और हैबिटेट को लेकर आज ये कार्यशाला। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दूसरे गणमान्य लोग भी पहुंचे, जहां मौजूदा विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे समझदार है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए कुछ गाइडलाइंस कहते हैं। एज टेक्निकल पीपल हमें उनको एडवाइस करके उनको हेल्प करना चाहिए कि वो पॉलिटिकल जो डिसीजन है उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से बेस्ट टेक्निकल सोल्यूशन ला सके। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक सीमित है, पर हमारा काम ऑल्सो एज एन ओवरसाइट। कई बार पॉलिटिशियन को समझाना ही पड़ता, सर आपका आइडिया अच्छा है पर जगह गलत है, सर आपका आइडिया गलत है, जगह अच्छा है पर ये नहीं, ये कर लो, ये बेटर रहेगा। ये बोलने की हिम्मत ब्यूरोक्रेट में भी होना चाहिए और टेक्नोक्रेट में तो होना ही चाहिए, क्योंकि टेक्नोक्रेट किसी के नीचे दबा नहीं है। खुल के कह सकता है सर ये गलत है या नहीं होना चाहिए। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग विथ क्लाइमेट एंड नेचर, कि पर्यावरण और जो क्लाइमेट है उसके अनुकूल अगर बिल्डिंगें बनाना पड़े, बिल्डिंग तो वैसे ही बनना चाहिए, कोई भी आर्किटेक्ट हो, अच्छा हो बुरा हो, बिल्डिंग तो क्लाइमेट के अनुसार ही बनना चाहिए। तो हमने उस समय लोग कुछ भी बना देते थे, कांच लगा दिए, जैसलमेर में बिल्डिंग बनाई कांच लगा दी, तो सोलर कुकर बनाया, अपने बिल्डिंग थोड़ी बनाया। फिर उसके अंदर अपने एयर कंडीशनर लगाया, बहुत तगड़ा भारी एयर कंडीशनर लगाया, और वो तो रेफ्रिजरेटर डाला, एयर कंडीशनर थोड़ी डाला, फ्रिज लगा दिया अंदर। फिर उसके बाद अपने कोट और टाई पहन के बैठ के बोले ठंड लग रही है। तो हमने ऐसी बहुत बेवकूफ़ियाँ करी। हिंदुस्तान प्रीफैब वाले ने 350 स्क्वायर फीट के घर बनाए गरीबों के लिए। टाटा कह रहा था कि मैं भी ऐसे ही कुछ गरीबों के लिए इकोनॉमिक घर बनाऊंगा जो 2-3 मतलब 5 लाख से नीचे। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा जो मास हाउसिंग के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप मास हाउसिंग करें तो हम लोग क्या नॉर्मल टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके जो वही ईट रोडी बदरपुर प्लास्टर वास्टर से हम कैसे सस्ता करें। सस्ता करने के चक्कर में हम खराब बिल्डिंग बना रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी आ जाए पूरा, अगर फैब्रिकेटेड हो और वो आके सिर्फ कटेरा करके एक फॉरेन कंपनी ने भी कोशिश किया, टाटा हाउसिंग कर रही है, तो ये जब ब्लॉक्स बना के फैक्ट्री में बना के क्योर करके है, और जैसे आजकल फ्लाईओवर या मेट्रो के रेल ट्रैक्स डालते हैं, हाँ। वो आके ठक 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 रख दें, 3 महीने में घर पूरा बना दें। का पला पोसा बड़ा हूँ, तो यहाँ से MSCT भोपाल में अपना आर्किटेक्चर किया, वहाँ से IIT दिल्ली में जाके MTech और PhD किया, और वहाँ से मैंने दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोला, फिर हमने गुवाहाटी में खोला, फिर उसके बाद हमने बेंगलोर में खोला, फिर रायपुर में खोला। मैं अभी भी साउथ का जो कल्चर देख रहा हूँ तो आंगन भी है, सहन भी है, खुला भी है, देवस्थान भी है, घर भी है। आंगन तो समझते हैं, सहन भी समझते हैं। ये हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा है अभी मॉडर्न कल्चर में वो चीज़? ऐसा है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो हिंदुस्तान की वो गरीबी है। गरीब आदमी क्या कम से कम में काम चलाने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ आंगन बनाएगा, सहन बनाएगा, लेवान बनाएगा, कहाँ दहलीज बनाएगा। वो कहेगा कि मेरे 4 कमरे दे दो यार, टाट डाल दो, कोई बात नहीं, छपरा डाल दो, कैसे भी करके दे दो। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, देखिए आपके यहाँ मंदिर क्यों अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर है, जो पूरा प्रणाली था देव क्षेत्र बनाने का या देवालय बनाने का, एक प्रथा था किस तरीके से उसका गर्भगृह होता, कैसे नाट मंदिर, भोग मंदिर, अर्थ मंडप, पूर्ण मंडप, गर्भगृह, उसका जो सिस्टम था एक फिक्स सिस्टम था। कई साल हो सकता है मुसलमान आक्रमणकर्ताओं के कारण तोड़ फोड़ करें, फाइनली हम एक कमरा बनाते हैं, उसमें शिखर लगाते हैं, उसमें मूर्ति रखते हैं, पूजा हो गया। मंदिर ऐसे थोड़ी होता है, मंदिर भगवान का घर होता है। एक कमरे के घर में तो भगवान रहता नहीं ना, उसका एक सिस्टम होता है। कार्यक्रम में मौजूद सभी आमंत्रित वक्ताओं ने अपने अनुभव को व्यक्त किया और जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी बातें रखी। ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम कठिया की रहने वाली श्रीमती नागेश्वरी वर्मा आज से 5 साल पहले सामान्य गृहिणी थी, जो घर के चूल्हा चौके तक ही सीमित थी।
लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं और घर गृहस्थी संभालने के साथ ही सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रही हैं, और वो भी मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय से। नागेश्वरी के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वो अपने दम पर 1000 मुर्गियों को पालने की तैयारी भी कर रही हैं। आज नागेश्वरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बार बार धन्यवाद देते हुए कह रही हैं कि आज जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। मुझ जैसी अन्य महिलाएं भी इस योजना से आत्मनिर्भर हुई हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं भी बिहान के बारे में मुझे पता चला, तो मैं सोची कि बिहान में जुड़कर मैं भी अपने दूसरे महिलाओं की तरह कंधे से कंधा मिलाकर कुछ अपने घर के लिए सहयोग कर पाऊँ। तो मैंने बिहान में जुड़ा और उससे लोन लिया। लोन लेकर मैं मुर्गी पालन का काम चालू की, जिससे मेरे महीने की सालाना इनकम 1.5 लाख तक हो जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने हम महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना चालू की, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर रूपनगर में मंदिर तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा था। उसके बाद उसी मंदिर के पुजारी ने जिला मुख्यालय जाकर कलेक्टर को आवेदन दिया था, लेकिन जब मीडिया की टीम रूपनगर पहुंची तो मामला कुछ और ही था। गांव की महिला, पुरुष, सरपंच और पूरे गांव वालों का कहना है कि 8 साल पहले गांव वालों ने मिलकर मंदिर को स्थापित करके पुजारी को रखा था। पुजारी पहले ठीक था, लेकिन 2-3 साल बाद ही पुजारी का चाल चलन गलत संगति का हो गया। गांव वालों का कहना है कि पुजारी मंदिर की आड़ में नशीला पदार्थ बेचने लगा। ग्रामीणों ने पुजारी को कई बार मना भी किया, लेकिन पुजारी को कोई असर नहीं हुआ और धीरे धीरे मंदिर में गांव वालों का आना बंद कर दिया गया। मंदिर में महिलाओं को पूजा करने नहीं दी जाती थी। इस पुजारी की शिकायत ग्रामीणों ने थाने में भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो ग्रामीणों ने मिलकर उसी मंदिर और भगवान की मूर्ति को स्थानांतरित कर गांव के मुख्य मां काली कृष्ण भगवान के मंदिर के पास स्थापित कर दिया। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था कि रूपनगर में एक मंदिर को तोड़ा गया है, क्या सच्चाई है? वो तो बिल्कुल गलत है। जो वास्तविक यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं यहाँ एनी टाइम आते रहता हूँ। गांव के हर समस्या के बारे में जानकारी है मुझे कि वो बिल्कुल गलत है। कि हमको लगातार रूप से जो है प्रेसिडेंट के माध्यम से हमको जानकारी मिला था उस मंदिर के संबंध में कि गांव में जो शिव मंदिर बनाए हैं करीब वर्ष 2015-16 को गांव के द्वारा बनाए हैं, और उसमें पुजारी जो है जगदीश सरकार पिता जुरैन को पुजारी रखे गए थे। और गांव के द्वारा हमको मौखिक रूप से शिकायत मिला है कि पुजारी के द्वारा जो है वो मंदिर में नशा पदार्थ जैसे गांजा शराब जैसे वहां बेचे जा रहे हैं, ऐसा मौखिक शिकायत हमको मिली थी। फिर भी हम गांव वाले को यही सुझाव दिए कि गांव के मामला है, गांव वाले लोग आप लोग समाधान कीजिए। और गांव के लोग और दोबारा फिर मेरे को मौखिक रूप से बताया गया है कि हम लोग गलत गतिविधियों के कारण जो है हम लोग वहां से शिव मंदिर को वहां से स्थानांतरित करना चाहते हैं। ऐसे बोले तो बिल्कुल गांव वाले जैसे चाहेंगे वैसा बिल्कुल कर सकते हैं। यही जानकारी है कि वहां से गांव वाले लोग विचार किए, गांव के लोग बैठे हैं, बैठने के बाद ही जो है वो शिव मंदिर को जो है स्थानांतरित करके गांव के काली माँ के मंदिर के पास स्थानांतरित किए हैं, स्थापित किए गए हैं। मंदिर को किसी तरीके से तोड़फोड़ नहीं किया? बिल्कुल तोड़फोड़ नहीं किया है। महेश हल्दर। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है मंदिर तोड़ने का, क्या मामला है? जी सर, वो जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो दरअसल एकदम झूठ है। हम लोग गांव वालों मिलकर मंदिर को तोड़ा नहीं, मंदिर वहीं से कुछ अश्लील हरकतें हो रहा था वहाँ पर, वैसा मंदिर यहाँ पर शिफ्ट किया गाँव के बीचों बीच, ताकि महिलाएं भी यहाँ पर आकर पूजा कर सके। वहाँ पर जाने से क्या है, कुछ जानवर हमला कर देता था,
मंदिर के चारों तरफ जंगल जैसा बना स्थिति बना हुआ था। और वहाँ पर कुछ खराब चीज जैसे गांजा वांजा बेचने का भी मामला हुआ है। उसके जो पहले जो पुजारी था उसका नाम पे हम थाने में केस भी दर्ज करवाए थे। गांजा के मामले में वो पकड़ा भी गया था पहले, इसलिए हम गांव के बीचों बीच लाए हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मंदिर को तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है, क्या सच्चाई है? इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। वहाँ पे मंदिर था तो वहाँ पे नशीला पदार्थ का काम होता था, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाते थे। सब लेडीज लोग कोई भी पूजा पाठ कर नहीं पाते थे, इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले मिलके मंदिर को यहाँ लाए हैं। अब यही पूजा पाठ? हाँ, यही पूजा पाठ हो रहा है। हर सोमवार को हर दिन पूजा हो रहा है। ये हमारे पुजारी भी है, हमारे इधर अच्छा हो रहा है पुजारी। मंदिर के जो पुजारी थे, पुराने पुजारी, उन्होंने आरोप लगाया कि गांव वाले मंदिर तोड़े हैं। नहीं तोड़े हम लोग मंदिर, हम लोग वहाँ से मंदिर उठा के यहाँ लाए हैं, यहाँ स्थापित हुआ है मंदिर। बिलासपुर से किसानों से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है, जहां सीएम साय की मंशा के अनुरूप जिले में किसानों की 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हो रही है। आपको बता दें कि किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों में सभी इंतजाम किए गए हैं। पोड़ी धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धान तौला जा रहा है। इसके साथ ही माइक्रो एटीएम के जरिए नकद निकासी की सुविधा से भी किसान खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में अब तक 135 करोड़ रुपए की 43,597 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं मंजू महेंद्र पांडे ने बताया कि जिले के 114 सोसाइटी के 140 खरीद केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हो रही है। इसमें किसी भी तरह के संशय की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि माइक्रो एटीएम के जरिए किसान 10,000 रुपए तक की नगद निकासी केंद्रों पर ही कर सकते हैं और हर हाथ ऐप से टोकन कटवा सकते हैं अथवा खरीदी केंद्रों से टोकन कटवाया जा सकता है। सभी समितियों में हमारी 114 सोसाइटी के 140 केंद्र में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के द्वारा खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा मानक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान तय किया गया है लेना। यदि आपके खेत में उतना उत्पादन है तो बिल्कुल आपसे लिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की भ्रामक स्थिति नहीं है। तो जैसे ही टोकन के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि आप 60% टोकन तुम्हारे द्वार ऐप जो है उसके माध्यम से काट सकते हैं। 40% जो किसान भाई ऐप से नहीं काट पा रहे हैं वो खरीदी केंद्र में जाकर टोकन अपने कटवा सकते हैं। उसके साथ साथ आप माइक्रो एटीएम के माध्यम से 10,000 रुपए समिति से ही आप राशि निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने धान विक्रय किया और आपके धान की राशि 2 या 3 दिन में आपके खाते में आ जाती है तो 10,000 तक की राशि आप माइक्रो एटीएम के माध्यम से ले सकते हैं। कुछ जगह से ये प्रचार आया है ये कि किसी व्यक्ति द्वारा आपका यदि अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है कि आपको राशि जल्दी दिला जाएगी तो इस दे दी जाएगी। तो इस प्रकार के भ्रामक कार्य में, भ्रामक प्रचार में मत आए। अपना अकाउंट नंबर अपने पास रखें और अपनी राशि स्वयं ही निकालें। और धान खरीदी से रिलेटेड आपको कभी भी कोई समस्या होती है तो हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर है। आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 6 साहित्यकारों को सम्मानित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित 12 पुस्तकों का विमोचन भी किया। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की। वहीं पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने में योगदान देने वाले 6 वरिष्ठ साहित्यकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाथन तो आज एक तरह से बड़ा सौभाग्य के दिन है हमार छत्तीसगढ़ पर कि हमार भारत सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाए बर हमार आग्रह रही से प्रदेश के तरफ से
यहाँ फिल्म सिटी के निर्माण हो और चित्रोत्पल्ला के नाम से जो महानदी के पूर्णा नाम है, तो आज आप मल्ला बताते हमला बड़ा गौरव होते कि हमार भारत सरकार एक पर 147 करोड़ रुपया के स्वीकृति देगा, 147 करोड़ रुपया के स्वीकृति देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।